जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में इस सीरीज में बायोलॉजी का जो रक्त नामक चैप्टर है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, उनसे संबंधित जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वो भी खान सर के द्वारा प्रोवाइड कराए गए नोट्स के जरिए, और वो भी बिल्कुल अपने शब्दों में, बिल्कुल अपनी आसान भाषाओं में। तो आई होप आशा करते हैं आप लोग तक ये जो है आवाज़ और वीडियो क्वालिटी क्लियर होगा। चैनल पर नए तो चैनल को मेरे प्यारे सभी दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। मजा आएगा तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। जो भी लगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को जो मन में फीडबैक आए, जो भी आप लोग को लगे वो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें एक अलग सा एक एनर्जेटिक ऊर्जा मिले, एक मोटिवेट मिले आप लोग को एक एक लाइक एक एक शेयर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी सारे आप लोग को क्लास का सीरीज होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू होगा प्रीवियस ईयर का, चाहे कोई भी एग्जाम का, या आपको कॉन्सेप्ट होगा, हम आपको इस परिवार के माध्यम से, अध्ययन सागर वाला परिवार के माध्यम से आप लोग को हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। कोई भी सेट प्रैक्टिस अगर चलेगा तो उसका सीरीज सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं, फिर उसका सोल्यूशन हम लोग क्लास में देखते हैं। तो वहाँ से अध्ययन सागर वाला आप लोग को यहाँ पर नाम शो रहा होगा, अध्ययन सागर वाला नाम से आप लोग सर्च करके टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय को गवाए हुए, वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है आप लोग को एग्जाम में कि ब्लड जो है एक प्रकार का प्राकृतिक यानी कि नेचुरल कोलाइडी विलयन होता है, और यह एक प्रकार का गाढ़ा होता है। ठीक है। रक्त को संयोजी उत्तक के भी नाम से जाना जाता है। रक्त को संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। उस संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? तो संयोजी का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, क्योंकि संयोजी को बोलते हैं कनेक्टिंग और उत्तक को बोलते हैं टिश्यू, यानी हमारे शरीर के वैसा अंग, वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों को कनेक्ट करके रहता है, उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का वह कौन सा ऐसा पार्ट पुर्जा नहीं है, कौन सा ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर हमारा ब्लड जो है वो नहीं गया हुआ रहता है। देखिएगा कभी कभी जो होता है कि बैठे रहिएगा या किसी कुछ ऐसे स्थिति में, पोजीशन में रहते हैं जिसके कारण हमारे शरीर का या पैर का, हाथ का नस चपाया हुआ रहता है, यानी दबाया हुआ रहता है। तो देखिएगा उस अंग में ब्लड का सर्कुलेट नहीं होता है, ब्लड वहाँ तक नहीं जा पाता ऑक्सीजन को लेकर के, तो वो हाथ पैर में झुनझुनी बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी शून्य हो जाता है। ठीक है, ऐसा खासकर बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है और इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। हम प्रयास किए हैं कि जो हमें लगा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, और आप लोग को बताना है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि क्या हम जो हाईलाइट किए हैं क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्या एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन को लगाए हैं, क्वेश्चन को देखे हैं, और फिर इसके बाद नोट्स को पढ़े हैं, तो हमको लगा है कि ना ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में छपता है, ठीक है, उसी को हम लोग हाईलाइट किए हैं। तो पहला देखिए कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त एक प्रकार का क्या होता है, तो प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा, यानी गाढ़ा पदार्थ होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको संयोजी ना देकर के डायरेक्ट एकदम उत्तक देता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, संयोजी उत्तक होता है। इसका पीएच मान पूछेगा तो 7.4 होता है। और हम लोग जानते हैं कि जिसका पीएच मान अगर 7 से कम है, जिसका पीएच मान 7 से कम है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है अम्ल। और जितना 7 से कम होगा वो उतना ही अम्ल होगा, वो उतना ही उसका स्वाद खट्टा होगा। दूसरा है कि अगर 7 के बराबर है, तो 7 के, अगर जिसका पीएच मान 7 के बराबर, ये केमिस्ट्री का पार्ट है और केमिस्ट्री का नोट्स हम लोग कवर करेंगे, तो उसमें हम आपको सारे डिटेल्स से बताएंगे। तो जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन होता है। और जिसका पीएच मान अगर 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक वाला को क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और क्षार का स्वाद होता है कड़वा होता है। तो ब्लड हमारा एक प्रकार का क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी 7.4 इसका पीएच मान होता है। यह क्षारीय होता है और स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्तियों में, मनुष्य में कुल कितने ब्लड पाए जाते हैं, तब 5.5 लीटर। कितना? 5.5 लीटर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़ा होगा, बहुत उसका वेट होगा, बहुत उसका वजन होगा, तो उसके कुल भार के 7% ब्लड उसके शरीर में पाया जाता है।
ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान कर चले 50 केजी का है तो 50 केजी का सिर्फ उस 50 केजी का सिर्फ 7% जो होगा 7% उसके व्यक्ति के शरीर में उसका खून होगा। ठीक है। तो पुरुष में 5.5 लीटर होता है, महिला में आधा लीटर कम यानी 5 लीटर होता है। ठीक है। यहीं पर लिखा गया है कि महिलाओं में पुरुष की तुलना में देखा जाए तो आधा लीटर कम होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। हम जानते हैं कि रक्त ही एक ऐसा पदार्थ है जिसके माध्यम से जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं इसको छोटे छोटे में टुकड़ों में क्या करता है, लीवर तोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपघटन। और जब तब जाकर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद पचाने के बाद हमारा जो भी कैल्शियम प्रोटीन पदार्थ जो होते हैं वो सभी हमारे ब्लड में घुल जाते हैं और फिर यह हमारे ब्लड में एनर्जी का काम देने का काम करता है, हर एक अंग तक पहुँचाता है ताकि हमारा हर एक अंग जो है वो सही पूर्वक कार्य करता है, सही पूर्वक एनर्जेटिक फील करता है। और यह गैसों का जैसे O2 का परिवहन करता है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति में देखिएगा कि ब्लड की मात्रा कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा और वो व्यक्ति का चक्कर ला करके या इधर उधर काफ़ी बेहोशी की हालत में जाने का रीज़न यही होता है कि उस व्यक्ति में शरीर से प्रॉपर तरीके से ब्लड की मात्रा कम है, जिसके कारण जितना ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए था उसको व्यक्ति को शरीर को चलाने के लिए दैनिक जीवन में जितने भी सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए उतना उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी देखिएगा कि थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में या भीड़ भाड़ वाले इलाका में जो है और लोग काफ़ी बेहोश हो जाते हैं। और बहुत सारे आप लोग क्लास किए होंगे और नहीं भी किए हैं तो आप लोग को बता दें कि खान सर के देखिएगा कि इतना सारा बच्चा रहता है क्लास में, गर्ल्स एंड बॉयज़ रहता है, लेकिन फिर भी देखिएगा उसमें कभी बॉयज़ तो कभी गर्ल्स बेहोश हो जाते हैं। कि प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि वो घर पे या रूम पे सही तरीके से वो नींद नहीं ले पाते होंगे, भोजन का रूटीन नहीं होगा सही से करने का, तो मतलब शरीर में प्रॉपर तरीके से न खाना पचता होगा न अच्छा से, तो न ब्लड बनता होगा, न ब्लड बनेगा तो शरीर में ब्लड की कमी रहेगा, ब्लड की कमी रहेगा तो भाई ऑक्सीजन जितना लेना चाहिए उतना ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पा रहा है, शरीर को ऑक्सीजन कम रहा है, ब्लड कम रहा है, तो इस स्थिति में वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट को कि रक्त का निर्माण जो होता है कुल भ्रूण अवस्था में। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो जो भ्रूण अवस्था होता है, भ्रूण किसको कहते हैं, तो जो बच्चा जन्म नहीं लेता है माँ के गर्भ में पलता है उसे भ्रूण बोलते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बच्चा या शिशु कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो बच्चा या भ्रूण में या शिशु की अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो इसके अवस्था जो इसका निर्माण होता है वो मीसोडर्म में होता है। कहाँ होता है, मीसो डर्म में होता है, ये याद रखिएगा, कहाँ पर, मीसोडर्म में होता है। ठीक है। जबकि वयस्क मानव में पूछे यानी हम लोगों में पूछे या हम लोगों से जो एजेड व्यक्ति होंगे जैसे पिताजी होंगे, दादाजी किसी के होंगे, तो यानी कि 40 से ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं या कह सकते हैं कि जो जन्म लेने के बाद जो व्यक्ति होते हैं उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा कहाँ होता है, ये देखिए हड्डी है, मान लीजिए कि हड्डी है, हड्डी के बीच में अगर मान कर चले आप लोग सर्वाहारी होंगे तो मांस जो है वो मुर्गा का या खस्सी का खाए होंगे तो उसका हड्डी आप लोग चबाते होंगे तो देखिएगा कि हड्डी के बीच में एक लाल लाल टाइप का इस तरीके से मच्छरदानी, एकदम घना घना टाइप का मच्छरदानी पाया जाता होगा, मच्छरदानी जैसन पाया जाता होगा, इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। तो हड्डी के बीच में जो एकदम लाल टाइप का पाया जाता है उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, और यह कैल्शियम का बना होता है, ये भी आप लोग याद रखना है। किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे कहता है कि ब्लड का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड जमा कहाँ होता है, तो ब्लड जमा होता है प्लीहा में, उसी को तिल्ली बोलते हैं या उसी को अंग्रेजी में स्प्लीन भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको स्प्लीन जो है इस तरीके से हिंदी में लिख करके ऑप्शन में आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है या शिशु अवस्था में कहाँ होता है, तो मीसोडर्म में। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वयस्क मानव में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों के बीच में होता है। ठीक है। ब्लड बनने के बाद जमा कहाँ होता है, तो प्लीहा में या तिल्ली में या एस्प्लीन में जमा होता है। एस्प्लीन को ही ब्लड बैंक कहा जाता है और इसी को कब्रिस्तान बोला जाता है, कब्रिस्तान बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, एस्प्लीन को, तिल्ली को, और इसी को ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं, यानी कि जब ब्लड मर जाता है, क्योंकि ब्लड का जीवन काल 120 दिन होता है। किसका, आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और जब 120 दिन के बाद जो है
ब्लड जैसे जैसे धीरे धीरे जो ब्लड पहले बनता है वो पहले उसके बाद जैसे पहले मरेगा और फिर धीरे धीरे मतलब आगे बनते जाता है, पीछे से जिसका एज होते जाता है वो 120 दिन पार करते यानी 4 महीना पार करते करते वो धीरे धीरे मरते रहता है। ठीक है, तो ये जा कर के कब्र में इसका दफन होता है, ये कब्र में आकर के दफन होता है। ठीक है, इसीलिए कब्रिस्तान इसे बोला जाता है। आगे कहता है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटर का या ब्लड सर्कुलेटरी का सिस्टम का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही करने वाले हैं और जस्ट इसका PYQ जो होगा MCQ जो पिछले 30 वर्षों में पूछे गए हैं, जितने भी सारे 30 वर्षों में एग्जाम हुए हैं, चाहे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल, चाहे UPSC तक क्यों ना हो, उस सभी का चैप्टर वाइज हम MCQ PYQ के रूप में करा देते हैं। ठीक है, तो ब्लड का यानी रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। हम लोग देखते हैं कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होना चाहिए 180 माइनस 200, 180 से लेकर के 200 ग्राम तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना होना चाहिए? तो 180 से 200 ग्राम तक होना चाहिए। यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्लड का जो नस होता है यानी हृदय का जो नस होता है ये काफ़ी मोटा हो जाता है और ब्लड हम लोग को 120 के स्पीड से जाता है और इसको जाने में किसी भी तरीके से बाधा आती है तो हृदय का नस, हमारा आँखों का नस काफ़ी बाल जैसे पतला पतला होता है जिसे केशिका बोलते हैं। तो सबसे काफ़ी पतला नस को केशिका बोलते हैं। इससे जस्ट थोड़ा सा मोटा होता है उसे हम लोग सीरा बोलते हैं और जो इससे मोटा होता है जो हृदय से जुड़ा होता है उसे हम लोग धमनी बोलते हैं। तो जस्ट इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है उसमें हम आपको इस सभी नसों के बारे में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होना चाहिए? तो 180 से लेकर के 200 ग्राम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ रही है तो उस व्यक्ति में हार्ट अटैक की चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि हृदय का नस काफ़ी पतला होता है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो ब्लड उसका जो हृदय का नस होगा काफ़ी उसमें मांस भर जाएगा यानी मोटा हो जाएगा और जैसे ही 120 के स्पीड से जाएगा तो इसको जाने में तो दिक्कत होगा भाई ब्लड को, तो ये नसों को फाड़ देता है। तो हृदय के नस को फटना ही हार्ट अटैक कहलाता है। ठीक है, चलिए, और ये काफ़ी तेज़ गति से चलेगा। आगे है कि ब्लड, तो ब्लड जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु या जिसे रक्त कण बोलते हैं। ठीक है, कण मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ी किसी चीज़ का। तो प्लाज्मा से के ब्लड का जो होता है वो 55 से 60% प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है और 40 से 45% जो होता है वो रुधिराणु से मिलकर के बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्लड का सबसे अधिकतम भाग जो होता है प्लाज्मा का होता है, 55 से 60% एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग रुधिराणु को देखेंगे कि यानी रक्त कण, ये 40 से 45 जो होता है इस ये तीन पदार्थों से मिलकर के बना होता है अलग अलग। जैसे RBC होगा, RBC को हम लोग हिंदी में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं और WBC हो गया जिसे व्हाइट ब्लड कार्पस बोलते हैं, इसे हिंदी में ल्यूकोसाइट बोलते हैं। RBC को फुल फॉर्म जो होता है रेड ब्लड कार्पस होता है और ये प्लेटलेट्स होता है जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट या बिम्बाणु भी बोलते हैं, इसे बिम्बाणु भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का ब्लड जो होता है कितने पदार्थों से मिलकर के बना होता है? प्लाज्मा और रुधिराणु रक्त से। रुधिराणु जो रक्त होता है ये RBC यानी रेड ब्लड कार्पस, WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पस और प्लेटलेट से मिलकर के बना होता है जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो रोग का इलाज होता है वो आप लोग को वो प्लेटलेट्स का जो ब्लड लिया जाता है RBC लिया जाता है और इसी RBC में से सेरम को निकाला जाता है। चलिए हम आगे इसको बताते हैं पूरे डिटेल्स में क्या होता है। तो आगे आता है कि रक्त प्लाज्मा जो ब्लड का जो होता है वो 90% भाग इसी का बना होता है। तो रक्त 55 से 65% का बना होता है। यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है कौन? रक्त प्लाज्मा। इसमें 90% का भाग जो होता है वो जल से मिलकर के बना होता है और 10% भाग में प्रोटीन बना होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है, याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन होता है। क्वेश्चन पूछेगा प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन इनमें से कौन है? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन हो जाएगा। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में यानी जमाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का का मतलब क्या होता है? जमाना। तो रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में या रक्त का थक्का बनाने में कौन सा
कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। लेकिन अगर प्रोटीन पूछेगा तब आप लोग फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन को मारेंगे। ऑप्शन में देखना है कि क्या दिया है, फाइब्रिनोजेन दिया है या प्रोथ्रोम्बिन दिया है। और विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन क्या हो जाएगा, तो विटामिन के हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, आगे कहलाता है सेरम। और सेरम क्या होता है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि जब रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं, तो जब हम लोग ब्लड में से क्या करते हैं, रक्त में से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो पाया जाता है, जिसे थ्रोम्बिन भी कहते हैं। अगर ब्लड में से प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन को निकाल लेते हैं नामक प्रोटीन को, तो ये शेष जो भाग बच जाता है ब्लड में, वही सेरम कहलाता है। तो सेरम किसे कहते हैं, तो देखिएगा कभी किसी भी इलाज कराने के लिए, किसी रोग का इलाज कराने के लिए जाते हैं तो ब्लड टेस्ट मांगता है। तो ब्लड आप लोग 1 सिरिंज दे देते हैं और या आधा सिरिंज ले लेता है वो अपने आवश्यकता अनुसार। और फिर क्या करता है, इस ब्लड में से प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजेन को निकालता है। तो सबसे पहले ब्लड में से प्लाज्मा को निकालता है और प्लाज्मा में से फिर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देता है। तो जो बाकी बचता है हल्का पीला रंग का, वो बचता है सेरम। इसी को सेरम कहते हैं। तो सेरम किसे कहते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को कि ब्लड में से प्लाज्मा को निकालता है, फिर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकालता है और बाकी जो बच जाता है उसी को सेरम कहते हैं। और सेरम का जो रंग होता है वो हल्का पीला रंग का होता है। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और हम लोग यहाँ पर लिखा है कि बीमारियों के जांच में सेरम का ही प्रयोग किया जाता है, सेरम का ही जांच किया जाता है, ना कि ब्लड का। ब्लड तो बाकी लेता इसीलिए है ताकि उसे सेरम को निकाला जा सके। ठीक है, जैसे ये ब्लड में से प्लाज्मा को साइड करता है तो सेरम में बचता है। आगे कहता है रुधिकम, जिसे कहते हैं कार्पल्स। यह रक्त का कणकीय भाग होता है। तो रक्त में छोटे छोटे कण, छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, उसी को रुधिकम बोलते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे आरबीसी बोलते हैं। पहला भाग कौन सा होता है, आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। दूसरा को हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, जैसे हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, इसी को हम लोग बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना क्लास हो गया, 16 मिनट का हो गया। आगे कहता है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, जिसे लाल रक्त कणिका बोलते हैं, ये रुधिराणु का 99% जो भाग होता है वो आरबीसी का होता है। रुधिराणु का 99% भाग किसका बना होता है, आरबीसी का। तो ध्यान रखिएगा कि रुधिराणु का जो 99% भाग आरबीसी है। और आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है, 5 मिलियन, यानी इसको कह सकते हैं 50 लाख। आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा कि आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली से क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आपको कोशिका नामक चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। क्योंकि कोशिका का 10 अंग होते हैं और 10 अंग में से कोई भी अगर अंग काम नहीं करता है तो आत्महत्या की थैली, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, यह उस अंग पर छिड़क देता है। यानी कि वो अंग काम करता नहीं है, एकदम आलसी की तरह सो जाता है कोई भी अंग, तो उसको जगाता है पहले फुहारा मार करके। अगर नहीं जमता है तो फिर ये अपने आप को फाड़ लेता है और फिर यह क्या करता है, उस जो कोशिका के जो अंग होता है उसको नष्ट कर देता है। और फिर वहाँ पर एक नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। जब आसपास के कोशिका वहाँ पर देखने जाती है कि क्या हुआ भाई, यहाँ पर बम ब्लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि आत्महत्या की थैली जो लाइसोसोम है ये अपने आप को फाड़ लेता है और वहाँ की कोशिका मर जाती है। फिर आसपास के कोशिका वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हुआ। तो फिर वहाँ पर अपने कोशिका को थोड़ा था छिड़कते हैं, फिर अपने नए कोशिका का वहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस उसमें नहीं पाया जाता है। कोशिका नामक चैप्टर में हम लोग को ये भी बताया था कि केंद्रक का खोज किसने किया था, कब किया था, या पिछला वाला भी इसका वीडियो देखिएगा तो आप लोग को उसमें मिल जाएगा सभी A to Z। तो आप लोग पूरा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाइए, खोल करके देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल होगा। एकदम फाउंडेशन की तरह पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी कोई मन में सवाल होगा तो आप लोग कमेंट्स के जरिए पूछा कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे, मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में। ठीक है,
चलिए, तो हमारा अगला पॉइंट है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और महीना पूछेगा तो 4 महीना होगा, क्योंकि भाई एक महीना में 30 दिन तो 3 चौके 12 यानी 4 महीना हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा क्या होता है? तो हड्डी जब खाइएगा, यानी कि मान कर चले अगले सर्वाहारी होंगे, मांस मछली दूध दही सब चीज़ खाते होंगे, तो देखिएगा कि खस्सी का जो मीट खाते होंगे या मुर्गा का, तो हड्डी चबाइएगा तो हड्डी के बीच में एक लाल लाल कलर का एकदम कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, और हड्डी हम लोग को कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये उसी में जो लाल लाल कलर का हड्डी के बीच में होगा उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। तो वयस्क मानव में जो या जन्म लेने के बाद किसी भी व्यक्ति में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। बाकी जो भ्रूण अवस्था में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, उसको मेसोडर्म में या लीवर में। ठीक है, आगे कहता है कि भ्रूण अवस्था में ही इसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। अभी हम आपको बताएं कि अगर कोई बच्चा भ्रूण में है, कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहा है, तो उसके में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? तो लीवर करेगा, यानी जिसे यकृत बोलते हैं। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन यकृत में जाकर के नष्ट हो जाती है। तो जो खराब होता है ब्लड जो होता है वो ये स्प्लीन तथा यकृत में जाकर के नष्ट हो जाती है। और स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, या ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है, ये भी याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो आरबीसी का आकार गोल होता है। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, हम लोग को बता दिए थे। ठीक है, अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी जो होता है हम लोग का रेड ब्लड कार्पस, ये ऑक्सीजन को ढोता है और हमें खाद्य पदार्थ, जितना भी सारे खाद्य पदार्थ खाते हैं, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ये सभी अगर खाना पचता है, लीवर उसको तोड़ता है, तो उसको पचाने के बाद उसको हमारे शरीर के ऊर्जा को, खाद्य पदार्थ को, प्रोटीन विटामिन सभी मिनरल्स को आरबीसी ढोता है और ऑक्सीजन को भी लेकर के जाता है। और फिर हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट गैस होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण ही कैसा दिखता है? तो ये लाल दिखता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। तो आयरन का जिक्र आ ही गया है, तो इसका संकेत क्या होगा? और सीबीएसई वाले जो फ्रेंड्स होंगे वो इसका सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो Fe होता है, संकेत इसका Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। पुरुष यानी मेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 मिली प्रति 100 ml होता है, यानी 100 ml में कितना होता है हीमोग्लोबिन? तो 149 मिली होता है। ठीक है, और महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है 139 मिली प्रति होता है 100 ml। तो 139 मिली में 100 ml और 149 मिली में 100 ml होता है पुरुष के तुलना में। आगे हम लोग देखते हैं नोट करके कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। कभी कभी आपको ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि रक्त की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण कौन सा नामक रोग होता है? एनीमिया होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग का आता है WBC। ठीक है, तो हम लोग का क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, तो WBC के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि क्लास हम लोग को ज़्यादा ना हो। तो बाकी क्लास आप लोग को कैसा लगा, फीडबैक आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा भी 1% भी अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस अपना परिवार अध्ययन सागर वाला को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करके इस परिवार को आगे बढ़ाने में आप लोग का पूरा सपोर्ट और योगदान यहाँ तक पहुँचाए हैं। आगे भी आप लोग को मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप लोग लेकर के चलेंगे इस परिवार को। तो टेलीग्राम अध्ययन सागर वाला से आप लोग सर्च करके जुड़ जाइएगा। बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीरीज़ के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।